चलिए, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। और आज का वीडियो जो है काफ़ी कमाल का वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल एग्जाम का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर हिस्ट्री का, इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी का रिक्वेस्ट था कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग को जो है कुछ आंसर बता दीजिए, किस तरह से हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। तो क्योंकि ऑफिशियल मॉडल से आपको जो है 40 से 50% जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ से कवर करा देता हूँ तो आपका जो है 40-50% जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो आपको क्लियर वो भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो आपको हो गई है, लेकिन सब्जेक्टिव की भी तैयारी काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से अंत तक देखिए। मैंने इसका वीडियो बना दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि आप लोग को पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग शायद पता होगा सारे क्वेश्चन को, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना है, लास्ट तक बने रहना है। और इस वीडियो को आप लोग जो है अधिक से अधिक उन फ्रेंड तक भेज दें जो अभी तक तैयारी नहीं कर पाए, उसकी सब्जेक्टिव तैयारी नहीं हुई। जरूर शेयर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत से बनाना, देख सकते हैं आप लोग इतने सारे क्वेश्चन को जो है आप लोग के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं कितने जो है कलेक्ट करके कितने अच्छे से अपने लैंग्वेज में लिख करके बना रहा हूँ। तो इस वीडियो पर लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक फ्रेंडों तक आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, और यहाँ पे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर आप लोग को नहीं दिया रहता है, तो मैं जो है इसको ढूंढ करके अच्छे से अपने लैंग्वेज में बनाया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग इतना कर सकते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड तक, ताकि सब तक पहुँच सके, और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग किस तरह लिखना है, मैंने इसके वीडियो के बारे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता भी दिया था, पुरातत्व के बारे में एक वीडियो भी बनाया था। तो पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो बताए थे कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के अंदर से जितने भी पदार्थ को निकालते हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ों को जितने भी चीज़ें को निकालते हैं और उससे हमें किसी चीज़ की जानकारी मिलती है, ठीक है, तो उसको हम उत्खनन कहते हैं उस विधि को। और उत्खनन के द्वारा जो भी पदार्थ निकलता है उसको पुरातत्व कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से जो हम लोहा निकाले, कुछ भी निकाले, ये निकालने की प्रक्रिया उत्खनन कहलाती है। और जो पदार्थ निकलता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। तो ध्यान रखें कैसे लिखना है, ऐसी ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है, उससे पुरातत्व से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं ऐसी ऐतिहासिक स्रोत जिसका उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्री को पुरातत्व कहता है। सिंपल में कहा गया कि उत्खनन से जो भी हमको सामग्री मिलती है उसको हम पुरातत्व सिंपली कह सकते हैं। जैसे हो गया आपका मूर्तियां हो गया, शिलालेख हो गया, अभिलेख हो गया, अस्थि हो गया, स्तंभ हो गया, ठीक है, मिट्टी के बर्तन हो गया, सिक्के हो गया, पाषाण हो गया, ये सब जो है किसके अंदर आते हैं, ये पुरातत्व के अंदर आते हैं। तो इस तरह आप लोग को लिखना है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं, या फिर अपने लैंग्वेज में इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रखा है आपको। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास जो है प्रणाली का वर्णन करें, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। तो देखिए उसका आंसर जो कैसे आप लोग लिखना है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, हड़प्पा सभ्यता जो एक शहरी सभ्यता थी, और वहां पे जो है हर तरह की सुविधा थी, सड़कें योजना, उसकी जल की योजना, हर एक चीज को जो स्टैंडर्ड लेवल का था, नेक्स्ट लेवल का था, ठीक है। तो अभी जिस तरह जो है बड़े बड़े शहर की जो मतलब बनावट होती है, ठीक उसी प्रकार जो है हड़प्पा सभ्यता की बनावट थी। देखिए क्या होती है इसकी जल निकास प्रणाली किस तरह की थी, इसका वर्णन करने बोलता है। हड़प्पा सभ्यता का जो है सिंधु सभ्यता एक नगरीय विकसित सभ्यता थी, जो कि वहां के नगर नियोजित और क्या कहते हैं अप्रवाह स्थान, मूर्तियां कला और बड़े सार्वजनिक जो है भवनों से सिद्ध होता है, ठीक है। ये जो पता चलता है कि कैसे निकला, तो बड़े बड़े जो मूर्तियां निकले हैं और सार्वजनिक भवन निकले, इन सब के अवशेष से जो हमको कुछ जानकारी मिलती है वो निम्न प्रकार इस प्रकार से निकला है कि जल निकास की प्रणाली जो थी वो क्या किस प्रकार थी। उसमें जो है एक नाली को यहाँ पे दिया हुआ है, जल निकास प्रणाली की दृष्टि से भी यह सभ्यता अपने समकालीन सभ्यता से उत्कृष्ट थी। इसमें जो नालियाँ जो होती थी वो 30 से 50 सेंटीमीटर गहरी होती थी और 20 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो है नालियाँ का जो बनावट होता है वो हमेशा जो है एक दूसरे पर समकोण काटती है। उसके बारे में पढ़ेंगे। समकोण मतलब क्या होगा कि ये देखिए एक लाइन गई है, ठीक है, ये मान लीजिए नाली गई है, ठीक है, और एक नाली जो इधर से सीधा गई है, एक ऐसे सीधा गई है, भले टेढ़ा हो गया मेरे पास, ये इस तरह करके सीधा गई है, दो नाली, ठीक है। तो एक नाली ऐसे गया, एक नाली यहाँ से ऐसे नीचे से गया और एक ऊपर से गया, तो ये सीधा गई। तो हर एक नाली पे जो है कनेक्शन मिलता रहता है, यानी इस नाले का अगर इसमें अगर कुछ पानी गिरा तो ये चारों नाले से कनेक्शन है, तो एक दूसरे पर समकोण, ये वाला जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है, इसी को हम समकोण कहते हैं। तो इस तरह के जो है पूरे बस्तियों में जो नाली बिछा हुआ है, ठीक है, कि यानी एक नाली से है तो हर एक नाली जो है वो मतलब कनेक्टेड रहता था एक दूसरे पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ सभी जो है नगरों में नालियों का निर्माण जो पक्की ईंटों से होता था, कि कौन
सी ईंटों से, पक्की ईंटों से किया जाता था। और इनके जो जोड़ने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम आप लोग समझते हैं, जिप्सम बहुत हार्ड होता है, जिस तरह आप लोग घर को जो है पुट्टी करने के लिए करते हैं या फिर इसको फॉल्सिंग वगैरह करने में कहा जाता है जिप्सम। और जिप्सम का इस्तेमाल जो है मूर्ति बनाने होता है। आप देखेंगे मूर्ति जो कितने सख्त होते हैं, तो वो जिप्सम जो है एक्चुअल में उसको नेपा जाता है, नेपने के बाद जो है वो पत्थर का रूप लेता है। तो ईंटा को जोड़ के और जिप्सम से, जिस तरह सीमेंट का काम करता है, ठीक सीमेंट की तरह जिप्सम भी एक तरह का सीमेंट है, समझ लिए, ठीक है। तो जिप्सम का प्रयोग उसमें किया जाता था। सभी जो है नालियां जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड यानी ये बताइए, जो आप ग्राफ जिस तरह आप लोग देखे हैं, ये जो ऐसे ग्राफ नहीं होता, आप लोग देखें ग्राफ का पेपर, ये जो होता है इसको ग्रिड पद्धति कहते हैं। तो ठीक ग्रिड पद्धति पर मतलब आधारित थी, अर्थात एक दूसरे को क्या करते थे, समकोण पर काटते, जैसे आपको बताया यहाँ पे समकोण पर काटती थी। अधिकतर स्थान पर ये नालियां जो ढकी हुई मिलती थी, यानी जहां पे भी है वो ढकी इसलिए ताकि इस पे कोई कचरा वगैरह ना हो और नाली जाम ना हो जाए। तो ये क्या होता है, ढकी हुई होती है, ऊपर से पता नहीं चले, ठीक है। और जहां जहां मतलब पानी निकास है वो अंदर से एक तरह का मतलब नाली रहा, यानी इस घर से जो है इस नाली में मिल गया तो ये अंदर जो है सब जगह हो जाता था, ऊपर से कोई लेना देना नहीं, तो ढकी हुई रहती थी। जो है नालियों को समय समय पर भी साफ भी किया जाता है। ये भी मतलब साबित हुआ है कि समय समय पर नालियों की क्या की जाती थी, सफाई भी जो है होती थी। तो ये इस तरह लिखना आप लोग को। ये हो सकता है आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो डिटेल्स बता दिए, आप लोग 5 नंबर भी बता सकते हैं और ये 2 मार्क्स में भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग को आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे पूछ रखा आपको ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखना है। तो डेफिनेटली आप सभी को पता होना चाहिए जो 4 महाजनपद है कुछ इस प्रकार। अच्छा, ये क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। ये मैंने कौन सा क्वेश्चन देखा, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे गुप्त काल, ये नीचे वाला होगा शायद मेरे ख्याल से। अच्छा, वो क्वेश्चन को शायद छोड़ दिए हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देख स्किप करते हैं। फोन किन्हीं 2 गुप्तकालीन जो है मंदिरों के नाम एवं स्थान को लिखें। तो गुप्त काल देखो पूछ रहा है, गुप्त काल किन्हीं 2 मंदिरों के नाम व स्थान को लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो गुप्त काल में जो किन्हीं 2 मंदिरों के नाम जो है उस प्रकार से है। एक का नाम है प्रमुख मंदिर जिसका नाम है तिगवा का विष्णु मंदिर। क्या नाम है, तिगवा का विष्णु मंदिर। ये गुप्त काल के थे और जो कहाँ भी है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। एक मंदिर क्या आपका भुमरा का शिव मंदिर जो कहाँ पड़ता है, नागौद, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये है गुप्तकालीन के 2 मंदिर जिसका नाम भी बता दिया आप लोग को, स्थान भी बता दिए, ठीक है। क्लियर, 3 नंबर क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको हो गया। 5 क्वेश्चन प्राचीन भारत में, देखो ये क्वेश्चन जो 3 नंबर क्वेश्चन हम लास्ट में कवर किए हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है, प्राचीन भारत में वर्णित 4 वर्णों के नाम लिखना, ठीक है। तो देखो प्राचीन भारत में वर्णित 4 वर्णों के नाम जो लिखेंगे किस तरह लिखेंगे। तो सबको पता है कि प्राचीन भारत में जो है 4 वर्ण जो निम्नलिखित थे, एक था ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। इसको लिखना कैसे कि देख लीजिए यहाँ पे, भारत में अति प्राचीन काल में स्वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। इस व्यवस्था को हिंदू वर्ण व्यवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो है समस्त समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबका जो अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था। वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषद और क्या कहते हैं स्मृतियों, महाभारत, ये सब आदि में जो है इस चीज के बारे में उल्लेख मिलता है, उल्लेख हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6 पूछ रखा है, त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक यानी 3 पिटक, ठीक है। बुद्ध धर्म का जो है एक ज्ञान का पिटवारा, जिसमें जो बुद्ध के जीवन के बारे में, उसके कहे हुए बात के बारे में, क्या क्या घटनाएं, इन सब चीज को बारे में जो है त्रिपिटक में लिखा गया, यानी 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। उन्हीं तीनों भागों का जोड़ को हम लोग त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए कैसे आंसर लिखना है। देखिए बौद्ध धर्म के बुद्ध के उपदेश एवं बौद्ध धर्म से संबंधित जो है ज्ञान का पिटारा है, इसको हम त्रिपिटक कहते हैं। इसको 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। इन्हीं 3 भाग जो है मिल करके त्रिपिटक कहलाता है, ठीक है। पहला भाग है वो सुत्त पिटक, सूत्रपिटक। सूत्रपिटक यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुत्त होना चाहिए, सुत्त पिटक। तो ध्यान रखेंगे सुत्त पिटक में क्या होता है कि इसके बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन है। किसके बारे में, गौतम बुद्ध के पूरे जीवन के बारे में वर्णन किया गया है इसमें। विनय पिटक में क्या है कि इनमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, क्या नियम पालन करना चाहिए। क्वेश्चन हमने आप सब्जेक्ट के ऊपर बताया था। विनय पिटक में क्या होता है, बुद्ध संघ के नियमों के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 3 में पूछ रखा पॉइंट 3 में क्या हो जाएगा कि अभिधम्य पिटक, इसमें क्या होता है कि इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। तो ये सारी चीज आप लोग अपने लैंग्वेज में इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 पूछ रखा जो है यही है ना क्वेश्चन। अच्छा 7 यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अच्छा बौद्ध धर्म की अष्टांग मार्ग है, इसको अभी स्किप करते, इसको भी बाद में लिए हैं। कह रहा है पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं। तो पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं, देखिए पोलज जो है वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल जो है उगाई जाती है, यानी खेत जो है वो कभी खाली नहीं उगाए। मान लो ये खेत है, ठीक है, ये खेत जो है टेरा मेरा जो भी है ये खेत है, इस खेत में जो फसल जो भी उगाई गई है ना, वो फसल जैसे ही कटा फिर दूसरा फसल जो इसमें उगना शुरू हो गया, यानी टाइम नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं। एक तरह से आप लोग ये समझ सकते हैं
सबसे उपजावार, अगर आपका जो खेत सबसे उपजावार होगा यानी सबसे अच्छा पैदावार वाला खेत होगा तो वो जो है आप लोग जल्दी जल्दी फसल लगाएंगे तो वो फसल भी वहाँ पे अच्छा होगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पोलज भी समझ लो एक तरह का सबसे उपजाऊ मतलब भूमि होगा, ठीक है, जिसमें जो कभी खाली नहीं था, जैसे फसल काटा दूसरा फसल लग जाता था। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक जो फसल सालाना खेती की होती थी और इसे कभी खाली नहीं छोड़ाता था, उसको पोलज कहते हैं, क्योंकि फसल इतना अच्छा था कि खाली छोड़ने का दिल ही नहीं करता होगा क्या। तो 6 नंबर क्वेश्चन को आपको इस तरह से आंसर लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन करा कि अकबर के किन्हीं 4 नवरत्नों को लिखें, ठीक है, अकबर के किन्हीं 4 नवरत्न के बारे में 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अकबर के किन्हीं 4 नवरत्न के बारे में लिखना है। तो देखो किस तरह इसका आंसर लिखेंगे, देखिए अबुल फजल है, फैजी है, तानसेन है, बिरबल है। लिख देंगे कि अकबर के किन्हीं 4 नवरत्न इस प्रकार से हैं, नंबर 1 अबुल फजल, नंबर 2 फैजी, नंबर 3 तानसेन, नंबर 4 बिरबल। ऑप्शन यहाँ पे मतलब सॉरी जो आपका 4 जो है नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए कह रहा है कि अकबर ने जजिया कर जो है क्यों समाप्त किया था, 2 कारण बताना है। यहाँ पे पूछ रखा आपको ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया था, 2 कारण बताएं। तो देखो इसका आपका समाप्त करने का रीजन क्या था कि अकबर जो है सभी धर्मों को समान मानता था, ठीक है, उसके बीच जो एक तरह का भेदभाव नहीं था। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, अकबर ने सभी धर्मों हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के प्रति समान नीति अपनाई थी, इस कारण से जो है अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि जजिया कर इस्लामी शासकों के द्वारा इस्लामी राज्य में गैर इस्लामी लोगों पर लगाया जाता था। जजिया कर जो होता था, इस्लामी के शासक जितने भी इस्लामी शासक थे वो इस्लामी शासक जो है गैर इस्लामी इलाके में जहाँ पे जो इस्लाम के लोग नहीं रहते, गैर इस्लामी मतलब अदर धर्म के लोग, ठीक है, तो उससे क्या होता था, अदर धर्म के लोग को एक तरह का टैक्स लिया जाता था। क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। कौन लेते थे, वो इस्लामी शासक लेते थे, ठीक है, टैक्स लेते थे। और ये चीज देख करके क्या लगा, उन्होंने जो है इस्लामी शासक में रहने वाले एवज में देना पड़ता था उसको, जो है इस्लामी शासक में अगर रहोगे तो आपको टैक्स देना पड़ता है। जैसे आप किसी के रूम में आके भाड़े में रहते हैं ना, तो वहाँ पे भाड़ा देना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार कोई इस्लामी इलाका होता था जहाँ पे गैर इस्लामिक जो लोग आते थे और वहाँ पे बसाना करते थे, तो उसको जो टैक्स देना पड़ता था। अगर इस्लाम के कोई लोग आए तो उसके ऊपर कुछ नहीं, टैक्स वगैरह कुछ नहीं, वो फ्री में रह सकता है, लेकिन कोई गैर इस्लामी आए तो उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन था, तो ये तरह का नियम बनाया गया था, ठीक है, इस्लामी शासकों द्वारा। और इस नियम में क्या होता है, एक तरह का भेदभाव हुआ, अकबर को ये क्या लगा, भेदभाव वाला लगा, इसलिए इसको जो है समाप्त कर दे। ये 2 कारण आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का आप लोग को इस तरह आंसर लेंगे। क्वेश्चन देखो यहाँ पे आगे क्वेश्चन का मुगलकालीन चित्रकला की 2 विशेषताओं को लिखना है। देखो मुगलकालीन चित्रकला की 2 विशेषताएं जो क्या हो जाएगी, तो सबसे पहली बात यह है कि मुगलकालीन चित्रकला जो है उसके कई विशेषताएं हैं, लेकिन 2 विशेषता के बारे में, तो ये जो है पहले 3 भागों में बांटा गया था। मुगलकालीन चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में। एक विशेषता ये हो गई। दूसरा विशेषता की मुगलकालीन की चित्रकला होती है वो सबसे बड़ी, इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता होती है, ये चित्रकला वास्तविक दृश्य को विधान करती है, यानी जो उसका रियलिटी टाइप का तो मतलब बड़ा सा जो दृश्य होता है एकदम सुंदर सा, इस चीज को उस टाइम में पेंट के द्वारा जो है इस चीज को दिखाया जाता है, यानी एक तरह का हूबहू सेम टू सेम जो है दिखने में लगता था। तो ये चीज जो है इसकी विशेषता थी मुगलकालीन की। तो यहाँ पे जो है इस तरह से आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिलहाल इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए कि आयंगर व्यवस्था क्या थी। आयंगर व्यवस्था, देखो आयंगर व्यवस्था को आप लोग बारीकी से समझिए। ये ऐसी व्यवस्था थी ना, जैसे मान लीजिए किसी जगह है, ठीक है, इलाका है, बस्ती है, उस बस्ती में क्या होता है, किन्हीं लोगों का संगठन होता था। कुछ लोग यानी कुछ लोग मतलब लोगों की संख्या जो थी 12 होती थी, 12 व्यक्ति मिलकर के एक संगठन बनता था। उस संगठन में बताया ये था कि उस इसमें जो चलाना उसकी, जैसे अभी गांव समाज में मुखिया मेंबर वगैरह होता है ना, हर एक चीज देखे होंगे तो पंचायत वगैरह में, तो उसी तरह जो है एक तरह का 12 व्यक्ति होता था और 12 व्यक्ति मिलकर के उस समाज का मतलब रख रखाव कैसे चलना है, चाहिए नहीं चाहिए, हुकूमत करता था एक तरह का एक एक बस्तियों में, ठीक है। उस 12 व्यक्ति को मेल को एक तरह का हम लोग आयंगर व्यवस्था के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो किस तरह लिख सकते हैं आपको, आयंगर व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था एवं ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, ठीक है। इन 12 व्यक्ति जो है आधिकारिक समूह का होता था और जिसको आयगार कहते थे। ये जो है लोग जो है आते थे और उस तरह का अधिकार होता, उसको मतलब अपने जो क्षेत्र होता था उस क्षेत्र का वो क्या होता था, आयगार कहलाते थे। कहा जाता है ये सरकार जो है द्वारा नियुक्त की जाती है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, सरकार के द्वारा नियुक्त की जाती है। इन पदों को अनुवांशिक होते थे, ठीक है। क्या होते थे इनके पद जो होते हैं अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी दर, यानी एक का बेटा जो हुआ फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, एक तरह का अनुवांशिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई बाहरी इंसान नहीं,
समझे। तो इस तरह का था वो, जैसे अभी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद आप चुनते हैं किसी को, तब ना होता था, लेकिन पहले क्या होता था, किसी समाज में 12 व्यक्ति अगर हो गया तो उस 12 व्यक्ति का पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक एक करके बनते जाएगा उसको चलाने वाला। तो इस तरह की आयगर व्यवस्था उस समय, आयंगर व्यवस्था जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन 10 को आप लोग इस तरह सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 12 पूछ रखा तो हो गया सोल्यूशन। विरूपाक्ष मंदिर के 2 विशेषताओं को लिखना है। तो देखो विरूपाक्ष मंदिर के 2 विशेषताएं किस प्रकार लिख सकते हैं। पहली बात यह कि यह हम्पी का जो है सबसे जो है कह सकते हैं, हम्पी में यह मंदिर जो है तीर्थ यात्राओं का वह केंद्र है जो सदियों से सबसे पवित्र माना था, और यह काफी पुरानी मंदिर है। एक विशेषता ये होगी कि सबसे हम्पी का सबसे जो सदियों से बना पवित्र माना गया है मंदिर है, और सबसे पुरानी ये मंदिर है, काफी पुरानी है, सबसे तो नहीं है लेकिन काफी पुरानी मंदिर है। दूसरा ये कि भगवान शिव की सवारी नदी की एक विशाल मूर्ति भी यहाँ विराजित है जो कि पत्थर की बनी हुई है। ठीक है, तो ये 2 विशेषताएं आप लोग लिख सकते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, इससे ऑब्जेक्ट में पूछता है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपका हम्पी में है। ठीक है, कहाँ पे है, हम्पी में, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ हम्पी में। ठीक है, और ये विरूपाक्ष मंदिर जो है किससे संबंधित, तो विजयनगर साम्राज्य से। किससे संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछता है कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन करा हम लोग को कि किन्हीं 2 सूफी संतों के नाम लिखिए। देखो यहाँ पे किन्हीं 2 सूफी संतों के नाम, 14 नंबर क्वेश्चन है ना, किन्हीं 2 सूफी संतों के नाम लिखें। तो देखो इसका आंसर आप लोग किस तरह लिखना है, ये लिख देना है कि किन्हीं 2 सूफी संतों के नाम इस प्रकार है। पहला में लिख देंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और दूसरा जो है बाबा जो फरीद शेख मोइनुद्दीन शेख, यहाँ पे 3 दिया हुआ। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गया, बाबा फरीद शेख हो गया, एक हो गया निजामुद्दीन औलिया, 3 दे दिए। आप लोग को 2 लिखना है, तो इजीली आप लोग लिख सकते हैं। ये सब जो है सूफी संत थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे कराया कि भारत आने वाले किन्हीं 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए तथा उनके यात्रा वृत्तांत का पुस्तक का नाम लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत आने वाले किन्हीं 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखें एवं यात्रा वृत्तांत की पुस्तक के नाम लिखें। तो इस प्रकार लिख सकते हैं आप लोग। पहला जो लिख सकते हैं आप लोग, ईरानी यात्री था जो कि अब्दुल रज्जाक था। ठीक है, ये ईरान का यात्री था जो कि विजयनगर शासक के देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा एक है अलबरूनी जो कि ये भारत जो है महमूद गजनवी के साथ आया था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, अलबरूनी जो है तहकीक हिंद जो है उसका एक पुस्तक है। ठीक है, किताबुल हिंद हो गया नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में हिंदुओं के इतिहास, समाज, रीति रिवाज तथा जो है राजनीति का वर्णन जो किया है। ठीक है, तो ये इस तरह आप लोग लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन फिर 14 कराया कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के किन्हीं 4 महाजनपद के नाम लिखें। आप लोग को बताए थे मैं शुरुआत वाले की जो क्वेश्चन हम लोग को छूट गया, ये देखिए ईसा पूर्व 6ठी के किन्हीं 4 महाजनपद के नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को लिखना है काशी जगह जो कि वाराणसी में है, कुरु जो है जो कि इंद्रप्रस्थ में है, और अंग जो कि चंपा में है, और महा जो कि राजगीर है या फिर गिरिवज में है। तो यहाँ पे इस तरह आप लोग 4 का नाम लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के 4 नाम लिखना है। इसका भी क्वेश्चन आप लोग बताए थे जो छूट गया था, बौद्ध धर्म वाला 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के 4 नाम को लिखना है। तो ये देखो यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, भगवान बुद्ध के अष्टांग जो मार्ग है क्या हो जाएगा, समय की दृष्टि, समय संकलन, समय के वाणी और समय के कर्मांत। तो ये इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया है, आप लोग को 30 रहता है। अगर आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने सभी फ्रेंड के साथ, तो मैं जल्द ही और बाकी के क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दूंगा, 5 मार्क्स वाले भी सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट के कराऊंगा। बस शर्त ये है कि आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, सभी तक पहुंचाना है। इतना मेहनत आप लोगों की कर रहा हूं, तो आप लोग तो मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं तक हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।